नमस्कार, मैं आपको कक्षा 12 का जो विषय है अधिकोषण तत्व, इसे बैंकिंग भी कहते हैं, इसका जो टॉपिक है आपको मैं बैंक विनियोजन एवं ऋणदान। आप बैंक के बारे में तो सभी जानते हैं। जो बैंक पैसा इन्वेस्ट करता है, अलग अलग प्रकार से पैसा इन्वेस्ट करता है, उसे कहते हैं बैंक का विनियोजन एवं ऋणदान। बैंक से हम लोन भी लेते हैं तो लोन को कहते हैं हम ऋण। ये आपका मेन टॉपिक है। इसमें जो आपका सब टॉपिक है बैंक की विनियोजन नीति के सिद्धांत। सिद्धांत के बारे में आप जानते होंगे। सिद्धांत का मतलब होता है जो बैंक की जो नीतियां हैं उसके कुछ रूल्स हैं। अब जो सारे रूल्स हैं पूरे देश में, पूरे भारत में, वो जो नियम है वो सभी जगह एक जैसे होंगे तो उसे हम कहेंगे सिद्धांत। तो बैंक जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसकी जो पॉलिसी है उसके कुछ सिद्धांत हैं जिनका सभी बैंकों को पालन करना होता है। ठीक है। अब इसमें जो पहला सिद्धांत है ऋण सुरक्षा का सिद्धांत। ऋण सुरक्षा से क्या मतलब है? आप जानते ही होंगे, हम बैंक से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो जो हम बैंक से ऋण लेते हैं उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये नहीं है कि बैंक ने किसी को लोन दे दिया, किसको लोन दिया है वहां से वापस आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें इन चीजों को देखना है कि वो पैसा हमारा वापस आ सकता है, वो पैसा हमारा सुरक्षित है। अगर वो पैसा हमारा सुरक्षित है तो ये हो गया ऋण सुरक्षा का सिद्धांत। ये आपका हो गया नंबर 1। दूसरा सिद्धांत है मुद्रा की तरलता का सिद्धांत। तरलता से क्या मतलब है? आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा। तरलता से मतलब होता है लिक्विडिटी। अगर हम कोई भी संपत्ति बेचते हैं उससे हमें पैसा मिलता है तो जो पैसा है, जो हमारा कैश है, वो तरल होता है। तो इसमें कोई भी हम जो लोन दे रहे हैं, जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक के थ्रू, उसमें बैंक की जो मुद्रा है उसका तरलता होनी चाहिए उसमें। ये नहीं है कि आपने किसी को लोन दे दिया और वो आपको बदले में कोई और दूसरी प्रॉपर्टी दे देता है तो उसमें प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, उसमें आपको कैश भी मिलना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। उसके बाद है नंबर 3 लाभदायकता तथा तरलता में सामंजस्य का सिद्धांत। लाभदायकता से क्या मतलब है? अब जो बैंक अलग अलग लोगों को लोन देता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, अब उस पैसे को इन्वेस्ट करने से उसे प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। वो प्रॉफिट भी होना चाहिए और बैंक के पास तरलता भी होनी चाहिए। यानी कि बैंक ने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बैंक के पास आवश्यकता के लिए तरलता नहीं है, कैश नहीं है, तो कैश में और लाभदायकता में दोनों में सामंजस्य इस तरह से होना चाहिए कि बैंक के पास आवश्यकता के लिए तरलता भी हो, कैश भी हो और उसे लाभ भी होता रहे। तो ये होता है लाभदायकता तथा तरलता में सामंजस्य का सिद्धांत। उसके बाद आता है आपका नंबर 4 जोखिम की विविधता का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? जोखिम का क्या मतलब होता है? आपने जोखिम का अर्थ समझा होगा। जोखिम कहते हैं रिस्क को। अब इसमें क्या है? बैंक ने किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो कंपनी लॉस में आ जाती है। तो लॉस में आने से क्या होगा? बैंक का पैसा डूब जाएगा। तो बैंक को क्या करना चाहिए? अलग अलग कंपनीज में अलग अलग प्रकार से पैसा क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। विविधता होनी चाहिए। मतलब जो वो रिस्क ले रहा है, जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें क्या होनी चाहिए? विविधता। अलग अलग तरह से पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हो जाएगा आपका जोखिम की विविधता का सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद है आपका प्रतिभूतियों में बिक्री साध्यता का सिद्धांत। अब ये जो बिक्री साध्यता है इसका क्या मतलब है? प्रतिभूति समझते होंगे आप। प्रतिभूति का मतलब होता है शेयर्स, डिवेंचर्स। शेयर्स में अंश, डिवेंचर मतलब ऋण पत्र। अब बैंक क्या करता है? शेयर परचेज करता है अलग अलग कंपनीज के, है ना, डिवेंचर इशू करता है। तो इसमें क्या होता है? इनको बेच सकता है कभी भी आवश्यकता पड़ने पर, और उनको बेच करके उसके पास कैश आसानी से आ जाए तो इसे हम कहेंगे प्रतिभूतियों में बिक्री साध्यता। मतलब हम जो हमारे पास सिक्योरिटीज है हम उन्हें आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सेल कर सके, बेच सके, जिससे कि हमारे पास कैश आ जाता है, लिक्विडिटी हो जाती है। तो ये हमारा होता है
प्रतिभूतियों में बिक्री साध्यता का सिद्धांत। कितने पॉइंट हो गए आपके? 5 पॉइंट हो गए। ऋण सुरक्षा का सिद्धांत, इसमें क्या बताया कि जो बैंक पैसा इन्वेस्ट करता है उसमें उस इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित किया जा सके, ऐसे लोगों को ऋण दे जिससे कि उसका पैसा 100% रिटर्न हो जाए। सेकंड है मुद्रा की तरलता का सिद्धांत, मतलब इस जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसकी जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे, बैंक के पास पैसा बना रहे। तीसरा है लाभदायकता तथा तरलता में सामंजस्य। अभी मैंने आपको बताया लाभदायकता मतलब जो बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करने से उसका मेन क्या उद्देश्य है? मेन उद्देश्य होता है किसी भी व्यापार का, किसी भी व्यवसाय का, किसी भी कंपनी का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है कि उसको प्रॉफिट हो सके, है ना। तो जो बैंक इन्वेस्ट करता है वो किस लिए करता है? जिससे कि उसे प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट के लिए ऐसा ना हो कि बैंक सारा पैसा, टोटल लिक्विडिटी अपनी कहाँ डाल दे? इन्वेस्टमेंट में। बैंक के पास कैश भी होना चाहिए, लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। तो दोनों में क्या करना चाहिए? उसे ये भी देखना चाहिए कि मुझे लाभ कैसे हो, और ये भी ध्यान में रखना है कि उसके पास लिक्विडिटी भी हो। तो लाभदायकता तथा तरलता में क्या रखना है? उसे सामंजस्य। ठीक। उसके बाद है जोखिम की विविधता का सिद्धांत। अभी मैंने आपको बताया कि जो बैंक किसी भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, लेकिन एक ही सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करे, अलग अलग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करे। अगर कोई कंपनी लॉस में चली जाती है तो बैंक को ज्यादा लॉस ना हो। विविधता से मतलब ये कई प्रकार का इन्वेस्टमेंट करे बैंक। ये हो गया आपका जोखिम की विविधता का सिद्धांत। उसके बाद है प्रतिभूतियों में बिक्री साध्यता का सिद्धांत। प्रतिभूति मैंने आपको बताया जैसे शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये सिक्योरिटीज होती है प्रतिभूतियां। इन प्रतिभूतियों को बैंक को क्या, ये प्रतिभूतियां रखी हुई है लेकिन बैंक को क्या, कैश की आवश्यकता है। अब कैश कहां से आएगा? तो ये सिक्योरिटीज जो है इनको बैंक बेच सके, तो बिक्री साध्यता, आवश्यकता पड़ने पर सिक्योरिटीज को सेल आउट कर सके, ये हो गया आपका बिक्री साध्यता का सिद्धांत। ठीक है। जो आपका छठा पॉइंट है, इसमें यहाँ पे गला हुआ था, ये छठा पॉइंट है आपका निवेश की कीमतों में स्थिरता का सिद्धांत। अब निवेश से क्या मतलब है? निवेश का भी तो मैंने आपको मतलब बताया। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। बैंक किसी भी सोर्स पर इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो किसी को लोन दे रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी परचेज कर रहा है, तो इसमें ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि उसमें बैंक को लॉस ना हो, कीमतों में स्थिरता हो। ये नहीं है कि कीमत, मान लो उसने 100 रुपए का शेयर खरीदा और आज उसकी वैल्यू 50 हो जाती है, तो ये चीज उसको देखनी चाहिए कि जो शेयर है उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, न कि घटे हुए शेयर को वो परचेज करे। निवेश की कीमतों में स्थिरता का सिद्धांत। उसके बाद है 7 नंबर राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। अब आप ये जानते हैं कि जो बैंक है अर्थव्यवस्था का एक मेन पार्ट है, मुख्य हिस्सा है। अगर बैंक ग्रोथ कर रहे हैं, अगर बैंक विकास कर रहे हैं, तो देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। अगर बैंक ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, बैंक लॉस में जाएंगे, तो देश का नुकसान हो जाएगा। तो बैंकों को अपनी पॉलिसी, अपने सिद्धांत तय करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बैंक कार्य कर रहे हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? हमारे देश के विकास पर पड़ेगा। ठीक है ना। तो बैंकों को कोई भी पॉलिसी तय करते समय, किसी भी नीति को तय करते समय क्या करना चाहिए? राष्ट्र का हित देखना चाहिए कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं इसमें राष्ट्र का हित है या नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 8वां पॉइंट, निवेश की कर मुक्ति का सिद्धांत। कर मुक्ति से क्या मतलब है? बैंक ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो पैसा जो बैंक ने इन्वेस्ट किया है उस पे जो बैंक को प्रॉफिट हो रहा है वो इस प्रकार से होना चाहिए, इस तरह की कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट करे कि उसको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो टैक्स पे उसको कम से कम करना पड़े या टैक्स पे न करना पड़े। अब ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा तो क्या होगा? लॉस होगा। तो निवेश
की कर मुक्ति, मतलब जो टैक्स है, आपको टैक्स कम से कम पे करना पड़े, कम से कम चुकाना पड़े, ये हो जाता है आपका निवेश की कर मुक्ति का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 9वां पॉइंट, 9, ऋण के उद्देश्य का सिद्धांत। अब ये ऋण के उद्देश्य से क्या मतलब है? बैंक क्या करता है? बैंक इन्वेस्ट करता है, बैंक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब कुछ बैंक क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आए, ज्यादा से ज्यादा लोन ले, तो क्या करते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज को ध्यान में नहीं रखते और लोगों को ऋण देते रहते हैं। अब लोगों को ऋण दे दिया, बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो गई, अब वहां से वो रिटर्न हो नहीं रहा है, तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें ऋण का उद्देश्य देखना होगा कि हम किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को, है ना, या किसी संस्था को बैंक लोन दे रहा है, तो उस लोन को लेने का उसका उद्देश्य क्या है? क्या उसका ऐसा उद्देश्य तो नहीं है कि जो देश हित में ना हो? तो जिसको भी बैंक लोन दे रहा है, ऋण दे रहा है, उसके पीछे उस व्यक्ति का, उस कंपनी का, उस संस्था का उद्देश्य क्या है? कहीं गलत उद्देश्य तो नहीं है। तो ये भी एक सिद्धांत है कि बैंक को ऋण देते समय क्या देखना चाहिए कि वह व्यक्ति किस उद्देश्य से ऋण ले रहा है। ठीक है, आपके हो गए 9 सिद्धांत हो गए। 10वां सिद्धांत क्या है? सरकारी नीतियों से सामंजस्य रखने का सिद्धांत। अभी बीच में एक पॉइंट आया था, राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। वैसे तो जितने भी सिद्धांत हैं उसमें हर सिद्धांत में बैंक का सबसे पहला कार्य क्या है कि ये जितने भी सिद्धांत बनाए गए हैं, जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बैंक, उसका डायरेक्ट इफेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव क्या पड़ेगा? हमारे देश पर पड़ेगा। ठीक है, तो सारी की सारी नीतियां जो बैंक को बनानी चाहिए वो क्या ध्यान में रखकर बनानी चाहिए कि ये सारे के सारे सिद्धांत हमारे देश के हित में हों। उसमें ही एक पॉइंट हमारा ये आ जाता है, सरकारी नीतियों से सामंजस्य। सरकार ने नीतियां बनाई, पब्लिक के पास अलग अलग सोर्सेज से पैसा जाएगा, सरकार ने बजट पारित कर दिया, वो पैसा कहां से जाएगा? सारा पब्लिक के पास, किसानों के लिए, बाकी रोजगार के लिए, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए, सभी जगह कहां से जाएगा पैसा? बैंकों के थ्रू जाएगा, केंद्रीय बैंक उनको प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें हमें यह देखना है कि सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों में जो पैसा पब्लिक के पास जाएगा, जो फंड रिलीज होगा, जो कोष जाएगा, कहां से जाएगा? बैंकों से। तो वो कोष नीतियों के हिसाब से पूरा है या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि बैंकों ने बाकी चीजों में उसको क्या कर दिया हो, इन्वेस्ट कर दिया हो, और जो सरकार ने नीतियां बनाई है उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता है वहां कमी पड़ जाए। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि सरकारी नीतियों से हमें क्या बनाना होता है? बैंकों को सामंजस्य बनाना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक की विनियोजन नीति के सिद्धांत। मतलब जो बैंक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उस पैसे को इन्वेस्ट करते समय उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके बैंक की विनियोजन नीति के सिद्धांत। 10 सिद्धांत हो गए आपके। अब आपका दूसरा टॉपिक चलता है बैंक के कोषों का। ये आपका दूसरा टॉपिक हो जाता है। पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। ये आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये सब। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आ जाता है बैंक के कोषों का विनियोजन। पहला टॉपिक क्या था कि जो बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, उस इन्वेस्ट को करते समय उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि वो नियम सारे देश के हित में हो। ठीक है, इसमें आ जाता है बैंक के कोषों का विनियोजन। कोष से क्या मतलब है? जो बैंक के पास फंड है,
FUND फंड है, उसे बैंक इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि बैंक को इन्वेस्ट करने से क्या होगा? लाभ होगा। अगर लाभ होगा तो बैंक क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, विकास होगा बैंक का, और बैंक का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ठीक है, तो इसमें आ जाता है बैंक के कोषों का विनियोजन। बैंक के पास जो फंड है, जो कैश है, उसे वो कहाँ इन्वेस्ट करे, किन सोर्सेज में इन्वेस्ट करे? तो बैंक दो तरह से इन्वेस्ट करता है। एक होता है आपका अलाभकारी विनियोग। अलाभकारी विनियोग से क्या मतलब है? अलाभकारी नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ये? नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? बैंक को इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बैंक को उस इन्वेस्टमेंट से क्या नहीं होता? लाभ नहीं होता। लेकिन बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कैसा इन्वेस्ट होता है? वो दो तरह से होता है। एक होता है नकद कोष। नकद कोष, नकद कोष से मतलब जो बैंक के पास कैश रखा हुआ है की आवश्यकता पड़ेगी और उस कैश को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस कैश को, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं उसके पास अपने पास कैश रखना होता है, लेकिन उस कैश को रखने से उसे कोई लाभ तो होगा नहीं, वो तो रखा हुआ है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सके, इसलिए उसको रखा जाता है। दूसरा है मृत स्कंध। मृत स्कंध का मतलब होता है डेड स्टॉक। डेड स्टॉक क्या होता है? एक तो कैश हो गया आपका, बैंक के पास कैश रखा हुआ है, आवश्यकता पड़ने पर उस कैश का प्रयोग किया जा सके। अब बैंक की अपनी बिल्डिंग भी होती है, बैंक की अपनी कुछ संपत्तियां भी होती हैं, असेट्स होती हैं, उसने बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब उस पैसे को इन्वेस्ट करने से, बिल्डिंग में पैसा लगाने से उसको प्रॉफिट तो होगा नहीं, बल्कि उसके कैश में कमी आएगी। तो ये इस तरह से, एक तो उसको कैश फंड रखना पड़ता है अपने पास, दूसरा उसको मृत स्कंध में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलाभकारी विनियोग। मतलब अलाभकारी विनियोग क्या बताया मैंने? ऐसा विनियोग जिसको करने से बैंक को कोई लाभ नहीं होता, उसे कहते हैं अलाभकारी विनियोग। इसमें कौन आ गया? इसमें एक तो हो गया कैश फंड, बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, भविष्य में अचानक से आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरा है आपका मृत स्कंध। मृत से मतलब यहाँ पे मरा हुआ नहीं है, मृत से मतलब होता है कि वो कैश तो होता नहीं है और उसको हम एकदम से कैश में चेंज भी नहीं कर सकते। मान ली बैंक की अपनी बिल्डिंग है, अब एकदम से बैंक बिल्डिंग थोड़ी बेच देगा आवश्यकता पड़ने पर, तो ये डेड स्टॉक के नाम से हम इसको बोलते हैं, मृत स्कंध, अलाभकारी विनियोग। ठीक है, अब आता है आपका लाभकारी विनियोग। ये होता है आपका प्रॉफिटेबल, ये होता है नॉन प्रॉफिट और ये होता है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है? मतलब बैंक जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? कि उस इन्वेस्टमेंट को करने से बैंक को प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो होता है आपका लाभकारी विनियोग। अब ये जो लाभकारी विनियोग है, बैंक अलग अलग सोर्सेज से अपना पैसा क्या करता है? विनियोजित करता है, इन्वेस्ट करता है। तो इसमें आपका हो जाता है पहला पॉइंट, मांग या अल्प सूचना राशि। अल्प सूचना का मतलब होता है कि बैंक के द्वारा सूचना तो दी जाती है, लेकिन वो अचानक से दी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है बैंक द्वारा दूसरे बैंक को, एक बैंक दूसरे बैंक को आवश्यकता पड़ने पर पैसा दे देता है। अब उसने पैसा दे दिया, अब जिस बैंक ने पैसा दिया, मान लिया एक बैंक 1, एक बैंक 2, अब इसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, इसको पैसे की आवश्यकता पड़ी, इस बैंक ने इस बैंक को पैसा दे दिया। अब उस पैसे को ये वापस लेना चाहता है क्योंकि अब इसे आवश्यकता है, तो ये इसको अल्प सूचना के आधार पर ये पैसा इससे
वापिस ले लेता है, बहुत कम दर पर ब्याज लेता है जितने समय का इसने इसको पैसा दिया है। इन्वेस्ट ही है एक तरह से ये भी। तो ये तो आपका मांग या अल्प सूचना राशि, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड, बिलों का क्रय एवं उनकी कटौती। बिल के बारे में जानते हैं आप, आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, विनिमय विपत्र, ठीक है ना। इसी प्रकार का विनिमय विपत्र की तरह बॉन्ड भी होता है। तो ये बिल होते हैं, इनको परचेज कर लिया जाता है या उनकी कटौती की जाती है। कटौती से क्या मतलब है, मान लीजिए 1000 रुपए का विनिमय विपत्र है ना। कोई व्यक्ति बैंक में जाता है, वो 2 महीने का विपत्र है, तो बैंक में वो चला गया और बैंक 1000 रुपए के बदले उसको 950 रुपए दे देता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, बैंक उसको डिस्काउंटेड कर देता है, डिस्काउंटेड ऑफ बिल कहलाता है ये। तो इसमें क्या होता है, बैंक को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टाइम से पहले वो बिल का पेमेंट कर देता है। तो ये होता है बिलों का क्रय एवं उनकी कटौती। उसके बाद आता है आपका प्रतिभूतियों में विनियोजन। प्रतिभूतियों से क्या मतलब है, जो शेयर्स हैं, बैंक ने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स ले लिए, ठीक है ना, तो उसमें पैसा बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये होता है हमारा प्रतिभूतियों में विनियोजन। अब इसमें फायदा कैसे होगा, मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, कल को वो 100 रुपए के शेयर की वैल्यू 150 हो जाती है, तो बैंक को क्या होगा, 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से ये लाभकारी विनियोग में आते हैं। पहला था आपका मांग या अल्प सूचना राशि, दूसरा था आपका बिलों का क्रय एवं उनकी कटौती, तीसरा है प्रतिभूतियों में विनियोजन, सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट कर दिया, शेयर एंड डिवेंचर्स में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद आता है अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजन। अर्ध सरकारी क्या होता है, सरकारी तो जानते हैं, जो 100% गवर्नमेंट का होता है। कुछ कंपनी जैसी होती है टोटल गवर्नमेंट उसको चलाती है, कुछ कंपनी जैसी होती है प्राइवेट होती है लेकिन उसका होल्ड गवर्नमेंट का उस पर हो जाता है, ठीक है ना। तो 50% गवर्नमेंट और 50% वो क्या हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर हो जाते हैं। तो ये अर्ध सरकारी, इनकी जो सिक्योरिटीज होती है, इनके जो शेयर्स होते हैं, इनके जो डिबेंचर्स होते हैं, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बैंक अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों में भी क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उनकी वैल्यू बढ़ती है तो बैंक को क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है ऋण एवं अग्रिम। ऋण एवं अग्रिम से क्या मतलब है, हम बैंक में जाते हैं, हमें लोन चाहिए, तो हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक हमें क्या करता है, लोन दे देता है। उस लोन को हम कैसे चुकाते हैं, मान लिया हमने 5 लाख का लोन लिया, तो बैंक क्या करता है, और बैंक उसमें मान लिया उसको 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000। तो बैंक को मान लिया 1 लाख रुपए की हम 5 किस्तों में पेमेंट करेंगे, तो बैंक क्या करता है, उन 5 किस्तों में उस ब्याज को भी प्लस कर देता है, ठीक है। मान लिया 5 लाख का है, 5 किस्तें हो गई, तो एक किस्त कितने की हो गई, 1 लाख की। 50,000 का ब्याज है, तो एक किस्त 1 लाख प्लस इंटरेस्ट 1 लाख 10,000, टोटल 50,000 था ना, तो उसे 5 में डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाता है हमारा ऋण एवं अग्रिम। अग्रिम से क्या मतलब है, अग्रिम में क्या होता है, मान लिया किसी का बैंक में खाता है ना, उसका खाते में पड़े हैं उसके 10,000 रुपए, और उसे अचानक से आवश्यकता पड़ जाती है 15,000 की, तो उसे एडवांस में बैंक क्या कर देता है, पैसा दे देता है। और वो जो एडवांस में पैसा दिया, 10,000 जमा थे, 20 दे दिए या 25 दे दिए, तो जो डिफरेंस है, मान लिया 25 दे दिया, 10 जमा थे, तो 15,000 का बैंक क्या कर लेता है, उससे ब्याज वसूलता है, और ये भी बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये भी आपका लाभकारी में आ जाता है। नकद साख। अब ये नकद साख में क्या है, नकद साख से जैसे ये अंश है, अभी मैंने आपको बताया अंश ऋण पत्र की जमानत। जैसे पब्लिक क्या करती है, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स परचेज कर लेती है ना, और डिबेंचर्स परचेज कर लेती है, और उसको लोन चाहिए, तो वो क्या करते हैं, बैंक में उसको जमानत के तौर पर रख देते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर रख देते हैं, और बैंक उनको लोन ऋण प्रोवाइड करा देता है,
तो जब वो बैंक उनको ऋण प्रोवाइड कराएगा तो उसे क्या कहेंगे? बैंक का विनियोग कहेंगे। ठीक है। अब इसमें दूसरा है साधारण ऋण। अब ये जो साधारण ऋण है ये दो तरह के होते हैं, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण। ठीक है। मध्यकालीन ऋण में क्या आता है? जो 5 या 5 से ऊपर 10 साल तक के जो ऋण होते हैं उन्हें मध्यकालीन ऋण कहते हैं। ठीक है। और दीर्घकालीन ऋण क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लोन क्या होते हैं? दीर्घकालीन ऋण में समझ है ना? दीर्घकालीन ऋण में क्या होगा? इसमें बैंक 10 वर्ष से अधिक के लिए लोन इश्यू करता है, लोन देता है, विनियोग करता है। तो इसमें हमारे साधारण ऋण जो होते हैं मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण होते हैं। ठीक है। अब ये जो ऋण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सुरक्षित और असुरक्षित। सुरक्षित और असुरक्षित इसमें सिद्धांत में भी आया था। पहला सिद्धांत क्या आया था आपका? ऋण की सुरक्षा का सिद्धांत। सबसे पहले बैंक को यह देखना होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम पैसा दे रहे हैं, जिसको हम लोन दे रहे हैं, वो हमारा लोन सुरक्षित भी है या नहीं। तो इसमें दो तरह से हो जाता है, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण के बारे में बताया था, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ। सुरक्षित ऋण का मतलब होता है जो बैंक लोन देता है, उस लोन जिस व्यक्ति को लोन देता है उस व्यक्ति से संपत्ति या संपत्ति के पेपर्स वो क्या कर लेता है? जमानत के तौर पे रख लेता है, सिक्योरिटी के तौर पे रख लेता है। तो इस प्रकार का जो ऋण देता है बैंक, उसे क्या कहते हैं? सुरक्षित ऋण। असुरक्षित ऋण क्या होता है? इसमें जो बैंक होता है वो कोई भी सिक्योरिटी अपने पास व्यक्ति से लेकर के नहीं रखता है। इसमें केवल व्यक्तिगत साख होती है। बैंक व्यक्ति को अच्छी प्रकार से जानता है, या उस व्यक्ति की गुडविल बहुत अच्छी है, पहले भी उसने बैंक से लोन लिया है, उसका वो टाइम से पेमेंट कर देता है। तो इस आधार पर बैंक क्या करता है? लोन दे देता है। इसे कहते हैं असुरक्षित ऋण। इसमें आपका पहला पॉइंट हुआ नकद साख, दूसरा हुआ साधारण ऋण। अब तीसरा आता है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष का क्या मतलब होता है? जानते होंगे आप, अकाउंटेंसी में भी आपने पढ़ा है अधिविकर्ष। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये जो बैंक में करंट अकाउंट होता है व्यक्ति का, चालू खाता। चालू खाता कौन बोलता है? जितने भी व्यापारी होते हैं वो बैंक में करंट अकाउंट ओपन करते हैं, चालू खाता खोलते हैं। अब इस चालू खाते का प्रॉफिट क्या है? मान लिया बिजनेसमैन जो है उसका बैंक में करंट में 50,000 रुपये खाते में है उसके, लेकिन उसे माल परचेज करना है 1 लाख का। तो बैंक जाता है, बैंक उसे 50,000 तो उसके जमा है ही, 50,000 रुपये उसे और दे देता है, उसे टोटल 1 लाख रुपये उसको दे देता है। ठीक है। अभी जो 1 लाख रुपए है इसमें 50,000 तो उसके जमा थे, 50,000 बैंक ने उसको अपने पास से दिया है। तो इस 50,000 रुपये की धनराशि को हम क्या कहते हैं? अधिविकर्ष। ठीक है। कुछ समय बाद व्यापारी क्या करता है? ये 50,000 रुपये बैंक को वापिस कर देता है। तो बैंक क्या करता है? इस 50,000 रुपये पर क्या लेता है? ब्याज लेता है। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से बैंक का क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है। अब आगे है आपका ऋण की जमानत या प्रतिभूतियां। अभी मैंने पहले भी आपको बताया, जो बैंक लोन देता है उसके बदले में पब्लिक से क्या लेता है? सिक्योरिटी के तौर पे ले लेता है, कागज ले लेता है जमीन के, है ना, जमीन एक तरह से गिरवी रख लेता है। अगर पब्लिक उसका पैसा नहीं देती है तो वो उस जमीन को बेच करके अपना पैसा वसूल कर लेता है। ठीक है। तो ये एक तो होता है व्यक्तिगत जमानत, एक होता है सहायक जमानत। व्यक्तिगत जमानत से क्या मतलब होता है? कोई व्यक्ति है, उसका भी बैंक में खाता है ना, दूसरा व्यक्ति बैंक से लोन लेना चाहता है, तो वो व्यक्ति अपनी गुडविल के आधार पर उसको क्या कर देता है? लोन दिला देता है। बैंक उस व्यक्ति की गुडविल के आधार पर दूसरे व्यक्ति को लोन दे देता है। उसे कहते हैं हम
व्यक्तित्व के आधार पर जमानत, व्यक्तिगत जमानत हो गया। एक होता है आपका सहायक जमानत, इसे बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। सहायक जमानत क्या होती है? हमने लोन लिया, लोन के बदले हमने बैंक में सिक्योरिटी के तौर पे जैसे सोना है, चांदी है, या हम कोई व्यापार करते हैं, उसमें माल का मतलब होता है जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं, उस वस्तुओं के पेपर्स हम बैंक में क्या कर देते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर रख देते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया ऋण की जमानत या प्रतिभूतियां, मतलब सिक्योरिटी दो तरह की हो गई। नंबर एक व्यक्तिगत जमानत, इसे बोलते हैं पर्सनल सिक्योरिटी। दूसरा होता है सहायक जमानत, कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक, एक आपको पॉइंट आता है चल अचल संपत्ति। चल से मतलब जो चल सकता है, और अचल से मतलब जो चलता नहीं है। मूवेबल इसे बोलते हैं मूवेबल, और इसे बोलते हैं इमूवेबल। चल संपत्ति क्या होती है? सोना, चांदी, विनिमय पत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़े हुए हैं, अकाउंट्स में आप शेयर्स पढ़ते हैं, स्टॉक पढ़ते हैं, मतलब आप इन्हें ले जाकर बेच सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार की संपत्ति क्या होती है? चल संपत्ति। नाम से भी पता चल रहा है जो चल सकती है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एक होती है अचल संपत्ति, आपकी भूमि है, आप भूमि को उठा के तो नहीं ले जा सकते ना, तो इसे कहते हैं अचल संपत्ति। ये मूव नहीं कर सकती है। आपने भवन बना लिया, भवन को नहीं हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आपकी कहीं पे दुकान है, दुकान का सामान तो आप चेंज कर सकते हैं, बट दुकान तो नहीं ले जा सकते ना। तो इसमें आपकी कोई और भी प्रॉपर्टी है, तो ये आपकी चल और अचल संपत्ति समझ में आ गई होगी। चल संपत्ति का मतलब जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तो ये भी सिक्योरिटी में रखी जा सकती है बैंक के द्वारा। और अचल संपत्ति भूमि, भवन, दुकान और अन्य कोई प्रॉपर्टी, बैंक इसके क्या कर लेता है, अपने पास पेपर्स रख लेता है। ठीक है, संपत्ति को तो उठा के लाएगा नहीं, तो उस संपत्ति के पेपर्स को सिक्योरिटी के तौर पर रख लेता है जिस व्यक्ति को वो लोन देता है। ठीक है, अब आपका एक पॉइंट और आ जाता है गैर बैंकिंग संपत्तियां, इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग असेट्स। ये गैर बैंकिंग संपत्ति क्या होती है? मतलब ये बैंक की संपत्ति नहीं होती। कैसे? किसी व्यक्ति ने, अभी इसके आधार पे आपको बता देता हूं, किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, अब वो समय से उसका भुगतान नहीं कर रहा है, लेकिन उस लोन के बदले उसने बैंक को सोना, चांदी, कोई विनिमय पत्र, शेयर्स, भूमि, भवन, दुकान, ये सिक्योरिटी के तौर पर रख दिया, पेमेंट नहीं किया, तो बैंक क्या करता है, ये जो असेट्स हैं इनको सेल कर देता है। ठीक है, कुछ दिन वेट करता है, उसके बाद इनको सेल कर देता है, और जिस व्यक्ति ने वो लोन लिया हुआ है उस लोन को इनसे वो चुकता कर देता है। ठीक, तो ये आपका हो गया गैर बैंकिंग संपत्तियां। मतलब बैंक की असेट्स नहीं होती हैं, लेकिन बाद में बैंक इनको आवश्यकता पड़ने पर, कौन सी संपत्ति होती है, व्यक्ति ने लोन लिया, समय से पेमेंट नहीं किया, तो उसकी जो सिक्योरिटीज के तौर पर जो असेट्स रखी होती है बैंक उसे बेच सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपके आज के टॉपिक हो गए। धन्यवाद।